नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का यूथ एजुकेशन पर। हम लोग पढ़ रहे थे ईओआरओ के लिए पार्ट बी और उस सिलसिले में आज अपनी चौथी क्लास है। इसमें हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें धारा 6 से 10 तक पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने धारा 3, 4, 5 के बारे में पढ़ा। आप लोगों का ढेर सारा स्नेह, आप लोगों का बहुत सारा प्यार हम लोगों को मिलता रहेगा, आगे भी मिलता रहेगा, पीछे भी मिला है। और आप लोग यदि चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, आप सब लोगों की सुविधा के लिए यूट्यूब पर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप चैनल को जैसे ही देखेंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे इस तरह से, तो वहाँ पर आपको पहली प्लेलिस्ट इस तरह से मिलेगी ईओआरओ के एग्जाम को लेकर के। ईओआरओ पार्ट बी कोर्स जो पूरा का पूरा फ्री है, यूट्यूब पर आप जाइए और यहाँ पर आपको इस तरह की क्लासेस मिल जाएगी। पहली क्लास, फिर दूसरी क्लास, फिर तीसरी क्लास, आज अपनी चौथी क्लास। इसको भी अपन इसमें प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, तो आप जाकर के इन क्लासेस को रिवाइज करिएगा। मित्रों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक्ट सिर्फ रटने की चीज़ है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। बस इसकी भाषा क्लिष्ट है, थोड़ी सी जटिल भाषा है, उसको अपन सरल रूप में करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। बाकी मूल एक्ट में वही बात लिखी है जो आप किताब से पढ़ोगे, उसी को सारे टीचर्स पढ़ाते हैं और उसी को ही मैं आपके लिए सरल रूप में पढ़ाता हूं। तो मूल एक्ट थोड़ा सा बोरिंग होगा, लेकिन मेरी ओर से आपको एक स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूंगा कि एक्ट की भाषा को एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, कम से कम एक बार तो उसको पढ़ ही लेना चाहिए। इसलिए मैं आपके लिए एज इट इज़ एक्ट यहाँ लेकर के आया हूँ और फिर हम उसका जो है सॉल्यूशन सरल भाषा में करते चलेंगे। तो मित्रों, जो हमने पिछली क्लास में देखा, मैं सवाल आना भूल गया। ये इस तरह से पहले शिफ्ट का सवाल आया था कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगरपालिका परिषद की स्थापना की जाएगी? छोटे शहरी क्षेत्र में, बड़े शहरी क्षेत्र में, या संक्रमणकालीन क्षेत्र में, या प्रत्येक क्षेत्र में? तो इसमें जो है नगर परिषद की बात की तो छोटे शहरी क्षेत्र में इसका जो राइट आंसर है वो है स्मॉलर अर्बन एरिया में नगर परिषद बनेगी। बड़े शहरी क्षेत्र में क्या बनेगा? बड़े शहरी क्षेत्रों में मित्रों नगर निगम बनेगा आपके, और संक्रमणकालीन क्षेत्र में नगर पालिक बोर्ड बनेगा। ये हमने कल देखा था, नगर पालिक बोर्ड बनेगा। तो जिस धारा से ये सवाल पहले शिफ्ट में आया, उसी धारा से संबंधित एक और सवाल दूसरे शिफ्ट में भी आया कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगर निगम की स्थापना अवश्य की जानी चाहिए? नगर निगम की स्थापना किस में होगी? छोटे में, बड़े में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बड़े शहरी क्षेत्र में। तो इन सवालों को करने के बाद हम ये इस निष्कर्ष पे भी पहुंच चुके हैं कि यदि आपकी एग्जाम आगे 2 शिफ्ट में या 3 शिफ्ट में होता है, तो पहले शिफ्ट में जहाँ से सवाल बनते हैं, संभावना यही है कि आगे वाले शिफ्ट में भी सवाल वहीं से बनेंगे। पिछली क्लास में हमने 3, 4, 5 जो धारा पढ़ी थी, उसमें 5वीं धारा से ये जो सवाल थे ये आए थे। आज हम पढ़ेंगे धारा 6 से लेकर के धारा 10 तक, और इस पैकेट में आपको 5 धाराएं पढ़नी है। बहुत अच्छी तरह से पढ़ूंगा, लेकिन एक बार आप ध्यान से जो है एक्ट की भाषा को भी पढ़ लें। एक्ट में ये लिखा है, धारा 6 नगर पालिका की संरचना, और मित्रों आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। धारा 5 में क्या था? नगर पालिका का गठन और निगमन, वो जो था। अब जो है इसमें संरचना है, कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपलिटी कैसे बनेगी, म्यूनिसिपलिटी बनेगी कैसे, उसमें वार्डों का गठन कैसे होगा, आरक्षण कैसे होगा, कौन कौन जो है किस किस सीट के लिए चुनाव लड़ सकेंगे, महिलाओं के लिए आरक्षण कितना होगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। उत्तरवर्ती उपधारा जो इस एक्ट में दे रखी है, मैं अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्ययन रहते हुए किंतु इस उपधारा के आगामी उपबंधों में यथा उपबंधित के सिवाय, यहाँ तक आपको पढ़ना ही नहीं है। किसी नगरपालिका के सभी स्थान वार्डों के नाम से जाने जाने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। 3 बात लिखी है। किसी नगरपालिका है और उसका जो क्षेत्र है उसको किस में बांटेंगे? वार्डों में बांटेंगे। किस नाम से जाने जाएंगे? वार्डों के नाम से जाने जाएंगे। और इसको क्या कहा जाएगा? कोई एक एरिया है, उसको कहा जाएगा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, और उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को हम क्या नाम देंगे? वार्ड देंगे। लोकसभा चुनाव में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को सांसदीय क्षेत्र कहते हैं, वैसे ही नगर पालिका में इसको हम क्या नाम देंगे? वार्ड में देंगे। और इसका निर्वाचन कैसे होगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। वार्ड का निर्वाचन कैसे होगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष मतदान। लोग सीधा वोट करेंगे पार्षद के लिए, जो उसके सदस्य उनके लिए, बस यही है। और ऐसे स्थानों की संख्या जो 13 से कम नहीं होगी। कम से कम कितने वार्ड होने जरूरी है? कम से कम किसी नगरपालिका में कम से कम 13 वार्ड होने जरूरी है। ये बात लिखी है कहाँ पर? धारा 6 में। इंपॉर्टेंट है। समय समय पर राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त की जाएगी। 13 से ज़्यादा इसमें जितने भी बढ़ानी है राजपत्र में सरकार इसके लिए नियुक्त करेगी। अथॉरिटी किसके पास है? राज्य सरकार के पास। किसके पास? राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार चाहे तो इस तरह की संख्या को मिनिमम 15 भी कर सकती है, 17 भी कर सकती है, 19 भी कर सकती है, लेकिन रहेगी हमेशा ये विषम संख्या में। तो इसमें कुछ भी बात नहीं लिखी, इसमें यही लिखा हुआ
कि जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे उन्हें वार्ड नाम दिया जाएगा और वार्ड से जनता डायरेक्ट किसी प्रतिनिधि को चुनेगी और जो है राज्य सरकार कम से कम जो संख्या है वो तय करेगी। फिलहाल के लिए जो संख्या है कम से कम 13 वार्ड होने चाहिए। अब इसका एक और है, नगरपालिक बोर्ड, नगर परिषद या यथास्थिति नगर निगम में निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व होगा, अर्थात किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का जिसमें किसी नगरपालिका का क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट हो, प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान विधानसभा सदस्य होगा। यानी जो विधायक होगा उसकी बात कर रहे हैं। नगरपालिक प्रशासन का, यहाँ पर देखो नगरपालिक बोर्ड लिखा हुआ है, नगर परिषद लिखा हुआ है, यथास्थिति नगर निगम लिखा हुआ है, तीनों का लिखा हुआ है, ठीक है ना। किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का जिसमें किसी नगरपालिका का क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट हो, प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान विधानसभा का सदस्य होगा। तो जो विधायक है वो नगरपालिक बोर्ड का भी सदस्य होगा, यदि उसके विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई नगरपालिका बनी है तो नगर परिषद का भी होगा और वो नगर निगम का भी सदस्य होगा। और किस तरह का सदस्य होगा, वो पदेन सदस्य होगा। किस तरह का सदस्य होगा, पदेन सदस्य होगा। ये बात लिखिए, कुछ नहीं है। यदि कोई विधायक है और उसके विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई नगरपालिका बने तो विधायक उस नगरपालिका बोर्ड का या उस नगर परिषद का या उस नगर निगम का वो जो है पदेन सदस्य होगा। नगरपालिक प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले नगरपालिक बोर्ड के मामले में 6 व्यक्ति, नगर परिषद के मामले में 8 व्यक्ति और नगर निगम के मामले में 12 व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाए। अब देखिए यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, संरचना की बात करें, सरल रूप में बताऊं, स्ट्रक्चर कंपोजिशन की बात करें तो संरचना में 3 तरह के सदस्य आए। पहले जो सदस्य आए वो होंगे निर्वाचित। कौन होंगे, निर्वाचित। और इन निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, कम से कम 13, कम से कम 13 सदस्य। दूसरे मित्रों जो आपके सदस्य आए वो आए पदेन। इन पदेन सदस्यों में पहले कौन आया, विधायक। और विधायक किस किस का सदस्य होगा, विधायक उस एरिया के नगरपालिक बोर्ड का भी सदस्य होगा, मैं सीधा बोर्ड लिख रहा हूं, नगर परिषद का भी सदस्य होगा और उस एरिया के नगर निगम का भी वो सदस्य होगा। तीसरे सदस्य है जिसे आप कह सकते हो मनोनीत, ये राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट। ऐसे सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो नगरपालिका बोर्ड के मामले में अलग होगी, नगर परिषद के मामले में अलग होगी और नगर निगम के मामले में अलग होगी। नगरपालिक बोर्ड के मामले में राज्य सरकार कम से कम 6, नगर परिषद में कम से कम 8 और नगर निगम में कम से कम 12 हो गए। और इनमें कम से कम, आगे हम पढ़ेंगे, एक सदस्य दिव्यांग भी होना जरूरी है। एक सदस्य दिव्यांग भी होना जरूरी है, अनिवार्य है इन नाम निर्दिष्ट में से। ये अभी तक स्ट्रक्चर में हमने देखा। देखिए पहली बात हमने पढ़ी तो कहा कि 13 से कम नहीं होंगे, ये निर्वाचन होंगे, डायरेक्ट निर्वाचन होगा, इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। तो ये हमने देख लिया कम से कम 13 सदस्य। और ये कैसे चुनाए जाएंगे, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। बढ़ाना है, कम करना है, राज्य सरकार गजट नोटिफिकेशन से कम कर सकेगी। दूसरे में देखा किसी विधानसभा का कोई सदस्य है तो उसके अंदर यदि कोई नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम आती है तो वो उसका पदेन सदस्य होगा। और तीसरा, नगरपालिका, नगर निगम और नगर परिषद में राज्य सरकार क्रमशः 6, 8 और 12 सदस्य है जो नाम निर्दिष्ट या उनको जो है मनोनीत कर सकेगी। आगे बढ़ते हैं। परंतु धारा 24 में और धारा 35 में निर्योग्यताओं, निरर्हताओं के बारे में बात की गई है। निरर्हताएं, डिस्क्वालिफिकेशंस, 2 धाराएं हैं अलग अलग। एक धारा है 24 और दूसरी धारा है 35। धारा 24 और 35 में अंतर्विष्ट उपबंध नाम निर्दिष्ट किए जाने वाला या नाम निर्दिष्ट सदस्यों पर लागू होंगे। बस ये बात है कि जो ये जो सदस्य है इन पर धारा 24 और धारा 35 में जो डिस्क्वालीफाई होंगी वो इनके ऊपर भी लागू होगी, है ना। ठीक है, आगे क्या है, राज्य सरकार को किसी नाम निर्दिष्ट सदस्य को किसी भी समय प्रत्याहरित, विड्रॉ करने की शक्ति होगी। जैसे अभी आपने देखा होगा किसी भी समय वापस बुला सकती है। राज्य सरकार ने अभी हाल ही में ये सदस्य चुने थे और अभी इनको वापस राज्य सरकार ने विड्रॉ कर लिया है, तो इनको प्रत्याहरित कर सकती है, वापस विड्रॉ कर सकती है।
ये हो गया पहला। दूसरा हो गया, नाम निर्दिष्ट सदस्य को नगरपालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा। ये जो सदस्य है ना, ये सदस्य ये मत नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? वोट नहीं दे सकते। इनको हम कह सकते हैं मत नहीं दे सकते। मैं इनके मामले में लिख रहा हूं, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। खंड क के उपखंड 2 के अधीन नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम प्रत्येक में नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में एक दिव्यांग व्यक्ति सम्मिलित होगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इनमें से यदि कोई सी नाम निर्दिष्ट बनाए तो एक व्यक्ति दिव्यांग है, वो जरूर होना चाहिए। किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का जिसमें नगर परिषद या यथास्थिति नगर निगम का क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है, प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य का ऐसे नगर परिषद और यथास्थिति नगर निगम में प्रतिनिधित्व होगा। वापस आते हैं यहाँ पर। यहाँ था विधायक साहब, अब आते हैं सांसद साहब। और सांसद कौन से? लोकसभा सांसद। तो लोकसभा सांसद भी पदेन सदस्य होंगे। वो किस तरह के सदस्य होंगे? क्या तीनों के होंगे? नहीं, वो केवल और केवल नगर परिषद के होंगे और साथ साथ ही वो नगर निगम के होंगे। वो नगर पालिक बोर्ड के सदस्य नहीं होंगे, क्योंकि लोकसभा का क्षेत्र बड़ा होता है और वो नगर परिषद और नगर निगम में ही होता है। उसमें बहुत सारी नगर पालिका आती है, तो वो सब के सदस्य नहीं हो सकते। इसलिए लोकसभा सांसद जो है वो नगर परिषद और नगर निगम के होते हैं, और विधायक जो उस क्षेत्र में आने वाले नगर पालिका बोर्ड, परिषद और निगम, इनके पदेन सदस्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं। परंतु खंड क के उपखंड 1 में वे निर्दिष्ट सदस्य को नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद या यथास्थिति नगर निगम की बैठकों में मत देने का अधिकार होगा, और खंड ख में निर्दिष्ट सदस्य को नगर परिषद या नगर निगम की बैठकों में वोट मत देने का अधिकार होगा। वापिस आते हैं। ये जो सदस्य है इनको मत देने का अधिकार होगा, और जो नाम निर्दिष्ट सदस्य है उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा। मत ये लोग नहीं दे सकते। इनके ऊपर धारा 24 और 25 लागू हो सकती है, और इनके ऊपर धारा 24 और 35 ये लागू नहीं होगी। ये भी आगे लिखा हुआ है। परंतु ये और कि खंड क के उपखंड 1 और खंड ख में वे निर्दिष्ट सदस्य इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी भी निर्भरता या किसी भी अन्य कार्रवाई के अधीन नहीं होंगे। उनके ऊपर जो है डिस्क्वालिफिकेशन के इन 2 धाराओं में दिए गए नियम लागू नहीं होंगे। दोबारा से देखते हैं। धारा 6 में संरचना दे रखी है। 3 तरह के सदस्य होते हैं। पहले निर्वाचित सदस्य कम से कम 13 होंगे, और राज्य सरकार उनको जो है गजट नोटिफिकेशन से आगे बढ़ा सकेगी। वो प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाएंगे। दूसरे टाइप के सदस्य होते हैं पदेन सदस्य। 2 तरह के होते हैं। विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में आने वाले नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम तीनों का सदस्य हो सकता है। और लोकसभा का जो सांसद है वो नगर पालिका बोर्ड के सदस्य नहीं होंगे, वो नगर परिषद और नगर निगम के सदस्य होंगे। इन दोनों को मत देने का अधिकार होगा, और इन दोनों के खिलाफ धारा 24 और 35 में जो योग्यता दे रखी है इस एक्ट की धारा 24 और 35 वो इन पर लागू नहीं होगी। राज्य सरकार इसमें तीसरे तरह के सदस्यों को मनोनीत कर सकती है, नाम निर्दिष्ट कर सकती है। उनकी संख्या नगरपालिका बोर्ड के मामले में अधिकतम 6 हो सकती है, नगर परिषद में अधिकतम 8 हो सकती है, नगर निगम अधिकतम 12 हो सकती है। इनमें से प्रत्येक में एक सदस्य दिव्यांग होना जरूरी है। इनको मत देने का अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार नहीं है इनको कभी भी सरकार वापस बुला सकती है, और धारा 24 और 35 के जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो इन पर भी लागू होगी। ये बात दे रखी है जो अभी तक हमने पढ़ा। अब इसी की उपधारा 2 आती है। नगरपालिका की स्थापना के पश्चात प्रत्येक जनगणना के पूर्ण होने पर राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्थानों की संख्या, जो जनसंख्या के अनुसार है वो स्थानों की संख्या, कितनी सीट होगी, वार्डों की संख्या, नगरपालिका क्षेत्र की नवीनतम जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनसंख्या के आधार पर पुनः अवधारित करेगी। मतलब जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार है अभी, तो 2021 की जनगणना के बाद जब भी नए चुनाव होंगे तो 2021 की जनगणना को आधार लेकर के नए वार्डों का गठन किया जाएगा। परंतु स्थानों के पूर्वोक्त अनुसार अवधारणा से नगरपालिका की विद्यमान संरचना पर उसकी कोई पदावधि समाप्त होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उदाहरण से समझिए, यदि किसी नगरपालिका की अवधि 2024 में समाप्त हो रही है और मान लो कि 2021 की जनगणना हो गई, तो 2021 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होते ही इस 2024 वाले पर लागू नहीं होंगे। जब 2025 में इनके चुनाव होंगे तो फिर जो आधार है वो 2021 का लिया जाएगा। जो पुरानी चल रही है उसके अकॉर्डिंग होगी, उसका जो नया जो चुनाव होंगे वो इसके आधार पर होंगे। इसको ऐसे समझ लो कि हर जनगणना के बाद जब भी नए चुनाव होंगे तो हर नवीन जनगणना के आंकड़े उसमें काम में लिए जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही स्थानों की संख्या और नगरपालिका क्षेत्रों का नवीनतम जो है वो हो सकेगी। और इसके लिए ऑथराइज कौन है? राज्य सरकार करेगी। कौन? राज्य सरकार। गजट नोटिफिकेशन जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। नगरपालिका के लिए इस प्रकार स्थानों की कुल संख्या कम से कम कितनी? 13 नियत करते समय राज्य सरकार क्रमशः सामान्य स्थानों की अनरिजर्व कितने होंगे, और महिलाओं के लिए
महिलाओं के लिए कितने स्थान होंगे, तथा अनुसूचित जाति जो SC वर्ग है उनके सदस्यों के लिए और अनुसूचित जनजाति उन सदस्यों के लिए या दोनों के लिए या पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित स्थानों की वह संख्या वे निर्दिष्ट करेगी जो राज्य सरकार प्रत्येक मामले में अवधारित करे। किस किस के लिए, SC के लिए, ST के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए और विमेन्स के लिए, विमेन के लिए, महिलाओं के लिए, और साथ ही साथ सामान्य वर्ग के लिए कितनी सीटें बचेगी। ये सब कौन करेगा, ये सब राज्य सरकार करेगा, इसमें लिखा हुआ है। नगर पालिका के लिए नियत स्थानों की कुल संख्या के संबंध में SC ST इनके लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात यथाशक्य निकटतम वही होगा जो अनुपात उस नगर पालिका क्षेत्र में इनकी जनसंख्या का होगा। यानी कि जनसंख्या, इसको ऐसा समझो, जनसंख्या के अनुपात में SC और ST की सीटों का निर्धारण, SC और ST की सीटों का निर्धारण होगा। दोबारा से देखो, यदि किसी नगर पालिका की जनसंख्या में SC और ST का जितना प्रतिशत हिस्सा है तो उन्हें उतना प्रतिशत ही आरक्षण दिया जाएगा, उससे ज़्यादा उसको नहीं देंगे। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत इतना होगा जितना अनुसूचित जाति और जनजातियों की सम्मिलित संख्या का प्रतिशत उस नगर पालिका के क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 50% से कम पड़ता हो। जैसे कि हम कुल आरक्षण कितना दे सकते हैं, कुल आरक्षण 50% दे सकते हैं, और यदि हम कहें इस 50% में से SC प्लस ST का आरक्षण कितना है, और यदि वो 35% हो गया तो फिर OBC को कितना मिलेगा, OBC को 15% मिलेगा। दूसरी बात यही लिखी है कि OBC को जो अधिकतम आरक्षण है मैक्सिमम वो 21% मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अधिकतम कितना मिल सकता है, 21%, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। मान लो SC और ST का जो आरक्षण है मित्रों, ये जनसंख्या के अनुपात में इनको 10% मिला तो भी OBC को 21% मिलेगा। उनको ऐसा नहीं कि उनको वापस 40% कर दे सीमा पूरी करने के लिए, नहीं। यदि इनको 45% मिल गया तो इसको 5% मिलेगा, ठीक है। और यदि इनको 29 मिल गया 29% तो इनको 21% मिलेगा। और ये कैसे तय होगा, उस नगर पालिका में SC ST की जनसंख्या कितनी है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत इतना होगा जितना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत उस नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 50% से कम पड़ता हो। 50% में SC ST का जोड़ लो, जितना शेष रहे उसमें मैक्सिमम 21% तक OBC को आरक्षण दे सकते हैं। परंतु पिछड़े वर्गों के लिए इस प्रकार आरक्षित स्थानों का प्रतिशत 21 से अधिक नहीं होगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 21। परंतु यह और कि जहां अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत उस नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 70% से अधिक नहीं है, यानी कि इन दोनों का जो SC ST का रिजर्वेशन है वो 70% से अधिक नहीं है, वहां भी OBC की एक सीट होगी। बस ये ध्यान रख लेना। नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 70% से अधिक नहीं है, वहां प्रत्येक नगरपालिका में कम से कम एक स्थान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया जाएगा। अगला उपधारा है, आपको हर एक उपधारा में कंटेंट क्या उसको समझना है, हर उपधारा को रटना नहीं है, हर धारा को भी नहीं रटना है। अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों, मैं इनको शॉर्ट में बोलूंगा SC ST और BC के लिए आरक्षित स्थानों में से आधे स्थान ऐसी जातियों जनजातियों और यथास्थिति वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यानी कि 50% आरक्षण की जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए है। कितनी, 50%। इसमें ऐसे भी समझो, SC को 10 सीटें हुई तो SC की भी 5 महिलाएं आएगी, ST को 10 सीटें हुई तो ST की भी 5 महिलाएं आएगी, OBC को 6 सीटें हैं तो OBC की भी 3 महिलाएं आएगी। और कुल यदि किसी की 21 सीटें हैं तो उनका कम से कम 50% जो आरक्षण है वो महिलाओं को दिया जाएगा। स्थानों की कुल संख्या में से आधे स्थान जिनमें से उपधारा 6 के अधीन आरक्षित स्थानों की संख्या सम्मिलित है महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ये जो है 6, ये तो कह रहा है कैटेगरी में भी आधी होगी, और ये जो कह रहा है ये कह रहा है कि कुल जो सीटें हैं कुल सीटों में भी 50% जो है विमेन रिजर्वेशन रहेगा। ये जो कह रहा है ये कैटेगरी में, OBC में, SC में, ST में और BC में जितने भी है उनका भी 50% वो होगा, और कुल सीटों का भी 50% उपधारा 7 कह रही है। 8वीं कह रही है उपधारा 3, 5 और 6 के अधीन SC ST और BC के लिए स्थानों का आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 में वे निर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा। भारत के संविधान में 330, 31, 32, 33 और 34 ये चारों जो स्थान है ये SC और ST के लोकसभा और विधानसभा में है, और 334 में वो लिखा है कि ये 10-10 साल के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। यदि 334 के तहत आरक्षण खत्म कर दिया तो इन नगरीय निकायों में भी SC ST और BC के लिए आरक्षण खत्म हो जाएगा।
नगर पालिका के लिए नियत किए गए सामान्य तथा आरक्षित सभी स्थान नगर पालिका क्षेत्र के वार्डों में से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाएंगे। डायरेक्ट वोटिंग होगी और ऐसे निर्वाचन विहित रीति से करवाए जाएंगे। और इनके लिए निर्वाचन करवाएगा कौन? तो राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। स्पष्टीकरण, यदि इस धारा के अधीन संगणित स्थानों की संख्या की भाग रूप में कोई भिन्न हो तो उस स्थिति में जब वह भिन्न एक स्थान की आधे या उससे अधिक से बनी हो, स्थानों की संख्या को ठीक उच्चतर संख्या तक बढ़ा दिया जाएगा, यानी राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। और उस स्थिति में जब वह एक स्थान पर आधे से एक कम हो तो उसे छोड़ दिया जाएगा। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, हमारे एप्लीकेशन पर बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज आपके लिए आ रखी है। आप इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठाइए। मात्र 349 रुपये में हम पूरे EORO के पूरा टेस्ट सीरीज लेंगे, जिसमें आपको 20 टेस्ट मिलेंगे और बहुत बेहतरीन टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 10 टेस्ट शेड्यूल वाइज है और 10 फुल लेंथ का टेस्ट है। पहले 10 शेड्यूल वाइज है, फिर 10 फुल लेंथ के हैं। पहला टेस्ट 24 नवंबर से है और जो आपका अंतिम टेस्ट है वो होली से पहले 6 मार्च को खत्म हो जाएगा। इस टेस्ट सीरीज में मित्रों आपको हम इस तरह से शेड्यूल प्रोवाइड करवाते हैं ऐप पर कि यहाँ से इन टॉपिक्स को पढ़ना है, और ये शेड्यूल भी बहुत मेहनत करके बनाया जाता है ताकि आपको जो कोरिलेटेड सब्जेक्ट है, कोरिलेटेड टॉपिक है, वो साथ में पढ़ने को मिले। इस तरह से आपको यहाँ शेड्यूल ऐप में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको है। और टेस्ट भी आपको बहुत बेहतरीन हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि EORO की सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज राजस्थान की हम दे पाएँ, और इसके लिए हम पूरी तरह से इस पर मेहनत भी कर रहे हैं। आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा इस टेस्ट सीरीज से। वापस आते हैं अगली धारा पर। तो धारा 6 जो हो गई वो हो गई नगर पालिका की संरचना। उसमें हमने देखा, सारी चीज़ें देखी, और संरचना के बारे में हमने बहुत डिटेल से देखा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, उसका हल्का सा रिवीजन करते हुए हम चलें। ये संरचना थी, 3 तरह के सदस्य निर्वाचित, ये निर्वाचित डायरेक्ट निर्वाचन द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग, और ये पदेन, ये विधायक जी इनके सदस्य, लोकसभा के ये सदस्य और इनके ये राइट्स, और ये मनोनीत, ये इतने सदस्य मनोनीत, एक दिव्यांग, और ये इनके राइट्स, और ये मत नहीं दे सकता, ये भी राइट मैंने ऊपर लिख दिया है। तो ये हो गई संरचना। अब यहाँ से पिछली बार सवाल आया नहीं है, इसलिए इस संरचना में से सवाल आने की पूरी संभावना, इसको ध्यान में रखना। अगली धारा है 7वीं पदावधि। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लो, ये धारा भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। पिछली बार यहाँ से प्रश्न आया, कौन सा प्रश्न था वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्रत्येक नगर पालिका यदि वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पहले से ही विघटित नहीं कर दी जाए तो उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं होगी। तो कार्यकाल कितना होगा? किसी नगर पालिका बोर्ड का, नगर परिषद का या नगर निगम का कार्यकाल कितना होगा? प्रथम बैठक से 5 वर्ष, इससे अधिक नहीं। प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होगा। और यदि इस दौरान कोई बीच में भंग हो गई तो जो नई बनेगी वो कितने बनेगी? इस पुरानी वाली के शेष कार्यकाल के लिए बनेगी। जैसे मान लो 2 साल बाद ही ये पुराने वाली भंग हो गई, ये 2 साल बाद ही ये जो बना, ये ए बने, ये कार्यकाल 2 साल बाद ही भंग हो गई, तो जो नई बनेगी, भंग होने के बाद जो नई बनेगी वो 3 साल के लिए काम करेगी और उसके भंग होने के 6 माह के भीतर चुनाव जरूरी है। यदि 4.5 साल के बाद भंग हुई तो फिर नए चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि अगले 6 महीने बाद वैसे चुनाव होने। ये बात इस पूरे में लिखी है, फिर भी आइए पढ़ लेते हैं। प्रत्येक नगर पालिका यदि वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पहले से ही विघटित नहीं कर दी गई हो तो उसे प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं होगी। इसी को लेकर के सवाल आया। ये नगर पालिका के कार्यकाल की मूल अवधि क्या है? 14 मई को जो एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में, वो सवाल आया है। ये नगर पालिका के कार्यकाल की मूल अवधि क्या है यदि इसे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान के तहत समय से पूर्व भंग नहीं किया जाए। जिनकी इंग्लिश बढ़िया हो वो ये पढ़ सकते हैं, मेरी तो इंग्लिश बढ़िया है नहीं। मेरे तो RS में भी बहुत कम नंबर आते थे, तो इंग्लिश तो हम ओवरनाइट वाली जो है वो करते थे, 1-2 रात पढ़ करके देते थे। आपको इंग्लिश अच्छी आती तो मैं आपके लिए ये सुविधा के लिए भी लेकर के आया हूँ। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 साल। लेकिन इस बार इतने सरल सवाल आने की मुझे नहीं लगता कि चांसेस है। थोड़ा थोड़ा घुमा करके देंगे, हो सकता है इस बार सवाल दे देंगे कि 5 साल कब से, है ना, इसकी अधिसूचना के जारी होने से, गठन होने से, प्रथम बैठक से। तो प्रथम बैठक से 5 साल है। दूसरा पॉइंट, किसी नगरपालिका की अवधि की समाप्ति से पूर्व उस नगरपालिका के विघटन पर गठित की गई कोई नगरपालिका उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी। वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। जिसके लिए विघटित नगरपालिका उपधारा 1 के दिन बनी थी। यदि 5 साल से पहले 2 साल बाद भंग हो गई तो नई वाली 3 साल ही काम करेगी, और 4.5 साल बाद भंग हुई तो फिर चुनाव ही होंगे और जो नई बनेगी वो पूरे 5 साल के लिए होगी।
इस धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त प्रथम बैठक से सामान्य निर्वाचन के तुरंत पश्चात नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों की हुई बैठक अभिप्रेत है। पहली बैठक कौन सी होगी? निर्वाचन हो गया, उसके जस्ट बाद पहली जो बैठक होगी उसको पहली बैठक मानी जाएगी। ये हमने सवाल देख लिया। ये 8वां, नगरपालिका शासन का नगरपालिका में निहित होना किसके मार्फत निहित होगा? तो जो अध्यक्ष होगा उसके मार्फत निहित होगा। यानी सारे कामकाज कौन करेंगे? अध्यक्षों के नाम पर होंगे। पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित को छोड़कर किसी नगरपालिका का नगरपालिक शासन, नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद और यथास्थिति नगर निगम में उनके अध्यक्षों के माध्यम से निहित होगा। जो इस अधिनियम के उपबंधों को उसमें वे निर्दिष्ट परिसीमाओं तथा निर्बंधों के अधीन रहते हुए कार्यान्वित करने के लिए कर्तव्यबद्ध होगा। सवाल इसमें यह बन सकता है कि नगरपालिक शासन का नगरपालिका में किस रूप में निहित होगा? अध्यक्ष के रूप में, मुख्य नगरपालिक अधिकारी के रूप में, ये चीजें। तो अध्यक्ष के मामले में क्या है? अध्यक्ष के मामले में हम लोग देख चुके हैं, नगरपालिक बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो क्या कहलाता है? अध्यक्ष ही कहलाता है। तो नगरपालिका बोर्ड का शासन नगरपालिक अध्यक्ष के मार्फत निहित होगा। नगर परिषद का जो अध्यक्ष है वो क्या कहलाता है? वो सभापति कहलाता है। और नगर निगम का जो अध्यक्ष है वो क्या कहलाता है? महापौर कहलाता है, मेयर कहलाता है। तो इन तीनों के लिए ही अध्यक्ष वर्ड यूज किया गया है। और ये जो इनका जो शासन है वो इनके मार्फत होगा। ये जो तीनों हैं इनके मार्फत ही चालू होगा। ये धारा 8 में लिखा है। धारा 9, वार्डों में विभाजन। निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ, निर्वाचन का जो के लिए नगरपालिका को धारा 6 जो अभी हमने पढ़ी कि संरचना उपधारा 1 के अधीन नगरपालिका के लिए नियत कुल स्थानों की संख्या के बराबर वार्डों में विभाजित किया जाएगा। सब वार्ड क्या होंगे? बराबर होंगे। सब वार्ड बराबर होंगे, ये बात लिखी हुई है वार्डों में विभाजन धारा 9 में। प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व उस वार्ड की जनसंख्या के आधार पर होगा और उसका अनुपात यथासंभव वही होगा जो नगरपालिका के स्थानों की कुल जनसंख्या का उसकी जनसंख्या के साथ है। ऐसे समझिए, मान लो 1 लाख है जनसंख्या और इस 1 लाख को 13 बराबर भागों में बांटना है, तो प्रत्येक वार्ड की जो जनसंख्या है मोटा मोटा उसके साथ में राउंड ऑफ होगा। अब अगला है वार्डों का अवधारण। इसको इंपॉर्टेंट है, यहां से पिछली बार भी सवाल आया था, इस बार भी आ सकता है। डिटर्मिनेशन ऑफ वार्ड कैसे बनेंगे? राज्य सरकार आदेश द्वारा निम्नलिखित का अवधारण करेगी। यहीं से सवाल आया था, राज्य सरकार निम्नलिखित द्वारा आदेश का अवधारण करेगी। क्या करेगी? वो ये इस तरह का सवाल आया था। ये निम्नलिखित में से कौन चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगरपालिका में विभाजित किए जाने वाले वार्डों की संख्या निर्धारित करेगी? कौन करेगी? राज्य सरकार। जिनको इंग्लिश अच्छी आती है वो ये देख लो। तो ये इस तरह का सवाल आया था। राज्य सरकार आदेशों द्वारा निम्नलिखित का अवधारण करेगी। वार्ड जिनमें प्रत्येक नगरपालिका को निर्वाचन के प्रयोजन के लिए विभाजित किया जाएगा। तो वार्ड कितने होंगे ये कौन निर्धारित करेगा? राज्य सरकार। प्रत्येक वार्ड की सीमा क्या होगी ये भी राज्य सरकार निर्धारित करेगी। एससी और एसटी के लिए कौन से वार्ड होंगे वो भी ये देखेगी। महिला सदस्यों के लिए कौन होगा वो तो राज्य सरकार करेगा। अनुसूचित जाति, एसटी इन सदस्यों के लिए और ऐसी जाति और जनजातियों की महिला सदस्यों के लिए और ओबीसी वर्ग की महिला सदस्यों के लिए स्थान जो आरक्षित रखे जाएंगे तो वो कितने होंगे? उनकी संख्या कितनी होगी ये कौन देखेगा? राज्य सरकार देखेगी। महिला उम्मीदवारों के लिए भी वार्डों की संख्या कितनी होगी वो भी राज्य सरकार देखेगी। एससी या यथास्थिति एसटी के लिए और पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का आवंटन विभिन्न वार्डों में चक्रानुक्रम द्वारा ऐसी रीति से किया जा सकेगा जो विहित हो, रोटेशन के आधार पर होगा। जो पिछली बार रिजर्वेशन पे था उनको इस बार हटा दिया जाएगा और नए स्थानों को उसमें जनसंख्या के अनुपात में मौका मिलेगा, उनका नंबर आएगा। राज्य सरकार वार्डों की सीमाओं का अवधारण और अनुसूचित जाति, जनजातियों, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का वार्डों में आवंटन धारा 6 के उपबंधों और निम्नलिखित उपबंधों को भी ध्यान में रखते हुए करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। धारा 6 को हम पढ़ चुके हैं और इसमें देख लेते हैं। सभी वार्ड यथासाध्य भौगोलिक रूप से संहत क्षेत्र हो। जैसे ये किसी नगरपालिका का क्षेत्र है और यहाँ 1 नंबर वार्ड बना दिया तो दूसरा वार्ड यहाँ नहीं बनाएंगे, दूसरा वार्ड इसकी सीमा है उससे लगता हुआ ही बनाएंगे। ऐसे वार्डों को जो एससी और एसटी के लिए आरक्षित है उन नगरपालिका क्षेत्रों से ऐसे भिन्न भिन्न भागों में वितरित किया जाएगा जहाँ ऐसे जातियों और यथाशक्ति जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक हो। माने जो रिजर्व के लिए वार्ड रखे जाएंगे वो ही वार्ड रखे जाएंगे जहाँ इनकी जनसंख्या हो। वार्डों का संख्याकन किसी नगरपालिका के स्थानीय क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी कोण से शुरू होगा। ये इंपॉर्टेंट लगा लो। जैसे ये नगरपालिका है तो ये इसका नॉर्थ है और ये इसका वेस्ट है, तो यहाँ से 1 नंबर वार्ड
शुरू होगा, लास्ट इधर तक आएगा, न कि इधर से 1 नंबर शुरू होगा, नहीं होगा, इधर से ही 1 नंबर शुरू होगा। उपधारा 1 के अधीन आदेश का प्रारूप उसके संबंध में ऐसी कालावधि के भीतर जो 7 दिन से कम नहीं हो, कम से कम 7 दिन, कम से कम 7 दिन का टाइम देंगे कि इस पर कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई आक्षेप हो तो आप हमें भेजिए। जो ये सब वार्डों की सीमा निर्धारण, कौन कौन से वार्ड रिजर्व होंगे, ये सब राज्य सरकार करके एक नोटिफिकेशन निकालेगी और 7 दिन का टाइम देगी कि 7 दिन में आप जो भी आपको ऑब्जेक्शन हो वो हमें भेज दो। पढ़ लेते हैं। उपधारा 1 के अधीन आदेश का प्रारूप उसके संबंध में ऐसी कालावधि के भीतर जो 7 दिन से कम न हो आक्षेप यानी ऑब्जेक्शन दाखिल करने के लिए प्रकाशित किया जाएगा और उसकी प्रतिलिपि संबंधित नगरपालिका को टिप्पणी हेतु भेज दी जाएगी। राज्य सरकार उपधारा 4 के अधीन प्राप्त किसी आक्षेप तथा टिप्पणी पर विचार करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो आदेश के प्रारूप को तदनुसार संशोधित, परिवर्तित या उपांतरित किया जाएगा और फिर उसके बाद वो फाइनल होगा। जैसे राज्य सरकार ने ये नोटिफिकेशन निकाल दिया और कहा कि आप इसको 10 दिन के अंदर अंदर जो है ऑब्जेक्शन देकर के भेजो, फिर जो ऑब्जेक्शंस आएंगे उन पर लगेगा कि राज्य सरकार को कि हाँ यहाँ हमें कोई अमेंडमेंट करना है या कोई सुधार करना है तो वो सुधार कर देगी, कोई उपांतरित करना, मॉडिफिकेशन करना तो वो कर देगी और उसके बाद कोई परिवर्तन करना तो वो कर देगी और उसके बाद जो है फाइनल लिस्ट इसकी नगरपालिका की संरचना की जारी कर देगी। तो ये इस तरह से सवाल आया था, ये हमने देखा था कौन से शिफ्ट में किस तरह से सवाल आए, धारा 6, 7, 8, 9 से लेकर के वो भी हमने देखे। इस क्लास में एक बार फिर से हम पिछले दोनों क्लासेस का धाराओं का रिवीजन कर लेते हैं, फिर इस क्लास को समाप्त करते हैं। पहला और दूसरा आपके सिलेबस में डायरेक्ट है नहीं, फिर भी मैंने पढ़ाया। नगर पालिकाओं का परिसीमन हम तीसरा, चौथा और पांचवा क्लास नंबर जो आपकी पहली थी, मतलब जिसे हम तीसरी क्लास नाम दिया था, वो थी कि नगर पालिकाओं का परिसीमन किस तरह से होगा जब 2 नगर पालिकाएं साथ में बनेगी, कोई नया क्षेत्र नगर पालिका बनेगा, किसी क्षेत्र को अपूर्जित करेंगे तो चुनाव कब होंगे, ये सब हमने इसमें देखा। नगरपालिका बोर्ड को कुछ ऐसे मामलों में छूट थी जो उनके ऊपर उपयुक्त नहीं होंगे। नगरपालिका के लिए 5वीं जो धारा है वो उनकी स्थापना और निगमन के बारे में लिखा गया है। 6 में आज हमने पढ़ा संरचना क्या होगी, 7 में पदावधि कितनी होगी, 8 में नगरपालिका शासन का नगरपालिका में किस नाम से नीति होगा, अध्यक्ष शासन करेंगे, वार्डों में विभाजन कैसे होगा और वार्डों का अवधारण किस तरह से किया जाएगा। तो ये सब आज हमने पढ़ा। मैं आपके लिए पूरा कोर्स यूट्यूब पर फ्री लेकर के आऊँगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आपको इन सब की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उसका लिंक मैं इस वीडियो के पिन कमेंट में दे रहा हूँ। आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दूँ मित्रों, बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ हम आपके लिए लेकर के आए हैं और यह टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के बाद आपको लगेगा कि हम वाकई बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर है। और आपको यदि ऐप डाउनलोड करने में, टेस्ट सीरीज लेने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप ये हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इन नंबरों पर आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वहाँ पर आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो अगले धाराओं के पैकेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपके इस मित्र को दीजिए इजाज़त। आप सबकी परीक्षा की ढेर सारी मंगल कामनाओं के साथ। थैंक यू।